Today we'll discuss the changes in the governance, risk management, compliances and ethics subject. और ये हम सारे वो अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो आईसीएसआई के दिसंबर 2020 एग्जाम के लिए सप्लीमेंट्री मैट में है, जिसको देखकर आप लोग को लगता है ना कितने चेंजेस आए हैं सर, ये चेंजेस कैसे होंगे सर, होंगे कि नहीं होंगे सर, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं. तो वी विल डिस्कस दोज ओनली रिलेटिंग टू दोज चेंजेस ओनली, राइट? So today the changes we are going to discuss is relating to the subject governance, risk management, compliances and ethics, right? और ये supplementary math से ही हम लोग कर रहे हैं. Like the first change which is there in your supplementary math is relating to the board of directors composition. What exactly this change is? अगर आप देखेंगे supplementary math में ऐसे ही दिया है कि आपके lesson 3 में 17(1) बोल के 1B बोल के रेगुलेशन इंसर्ट हो गया है और उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ 2022 हो गई है. एक्चुअली ये क्या है? दिस रेगुलेशन इज वेरी सिंपल. इट सेज द टॉप 500 लिस्टेड कंपनी shall ensure that the chairperson of the board shall be non-executive director or not related to MD. मीन्स अगर आप पिक्चर देख रहे होंगे बहुत क्लियर हो जाएगी. मतलब MD और चेयरमैन मीन्स ईडी या चेयरमैन, दूर दूर तक का फासला. इसलिए क्या लिखा हुआ है? चेयरमैन शुड बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. दैट मीन्स नॉट रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है. सर बहुत जरूरी, इतना एम्फेसाइज क्यों किए? मतलब जरूरी है. समझ गए? आप लोग को जानबूझ के ऐसा बोलते हैं ताकि आप लोग के मन में ये सब ख्याल आए कि क्यों ऐसा बोले. तो ही शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. बिसाइड दैट, इवन इफ दे आर सेइंग कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो भी जाए, क्योंकि हम लोग तो होशियार है ना, बोलेंगे क्योंकि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस जानते हो ना. एग्जीक्यूटिव जो डे टू डे अफेयर्स देखे, नॉन एग्जीक्यूटिव वो बाहर वाला जो डे टू डे में इन्वॉल्व नहीं होता. तो बोला उसको चेयरमैन बनाओ ताकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, so that he will report कि क्या wrong हो रहा है, क्या नहीं wrong हो रहा है. For that reason only, they have been appointed, they are mandating that the chairperson should be non-executive director, right? The other way they say is कि he should not be related to the MD, CEO as well. मतलब say for example आप बोलोगे सर नॉन एग्जीक्यूटिव होना है ना, तो सर सुनिए ना, हमारे चाचा का लड़का है, हमारा भाई है सर, उसको बना देते हैं सर, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया सर और हम एमडी रह गए, राइट? वो चेयरपर्सन हो गया. नहीं हो सकता. ऐसे रिश्तों के भी फासले बढ़ा लीजिए, राइट? दैट इज व्हाट इट सेज. इनिशियली इट इज एप्लीकेबल फॉर टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज, राइट? एंड इफ देयर इज नो प्रोमोटर्स आइडेंटिफाइबल देन इट विल नॉट अप्लाई. इट्स वेरी क्लियर इन द प्रोविजो क्लॉज that this will not be applicable where there are not identifiable promoters. And it will be effective from 1st April 2022. सर ये अमेंडमेंट क्यों पढ़ा रहे, ऐसा इतना एम्फेसाइज क्यों किए? ये अमेंडमेंट पहले भी था, बट पहले डेट था 1st अप्रैल 2020 एंड देन उस रीजन से इसको डेफर किया गया बिकॉज कोविड आ गया, राइट? लॉकडाउन में कौन करेगा? कोविड पेंडेमिक. तो दे आर गिवन सम मोर टाइम नाउ. It is from 1st April 2022. That is a separation rule of the chairperson, right? So ये पहला अमेंडमेंट. देखिए अब सुन के आप लोग को मतलब आप लोग के मन में आएगा ना सर इतना सिंपल था. अब अभी लोग के आपके मन में ख्याल आ जाए कि सर पढ़ाई क्यों फिर, राइट? जस्ट फॉर योर अपडेशन. नेक्स्ट रिलेटेड इज टू सेक्रेटरियल ऑडिट. सर सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ते ही हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये तो हमारा ही सेक्शन है. हाँ, ये तो हमारा ही सेक्शन है. इससे रिलेटेड चेंजेस आपके मैट में दिया हुआ है. इफ यू रिकलेक्ट सेक्शन 204 बोल के सेक्शन है जिसको हम लोग भूलते नहीं है, ठीक? 203 के बाद आता है. 203 क्या है? 203 इज रिलेटिंग टू द केएमपी, राइट? और उसके बाद है 204. इट सेज अबाउट द सेक्रेटरियल ऑडिट. इसमें आप लोग पढ़े ही होंगे. इट इज मेंशन्ड क्लियरली देयर दैट एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, every public company having a turnover of 250 crore or more, they are required to have a secretarial audit. ये हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, राइट? एकदम फ्लो में कि यही है. याद आ रहा 204 का सेक्शन? उसमें लिखा हुआ था एवरी कंपनी एंड सच
other class of companies as may be prescribed. और वो such other class में लिखा हुआ था public company having a paid up capital of 50 crore, public company having a turnover of 250 crore. तो ये सारी कंपनी आर कवर्ड अंडर दी सेक्शन 204. अब नया क्या आ गया? From the 1st April 2020, there is a new things that has been introduced, increasing our role, increasing or emphasizing more on our role. What exactly it is? It says that every company which has a loan or borrowing from the bank or the public which is 100 crore or more will also need to have a secretarial audit. तो खुश हो जाइए आप, जिन कंपनियों के आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स वगैरह अगर 100 करोड़ और मोर हैं तो उन कंपनियों को भी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेंगे. और इंटरेस्टिंगली मोर ज्यादा खुश होइए, ये एवरी कंपनी है, मतलब पब्लिक प्राइवेट सब इंक्लूडेड. 50 करोड़ और 250 करोड़, ध्यान से सुनिए, 50 और 250 करोड़ इज अ स्लैब फॉर पब्लिक कंपनी ओनली, राइट? दैट इज ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी या फिर पब्लिक. अब सेक्रेटरियल ऑडिट प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल है अगर आपका टर्नओवर आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स पीएफ बैंक्स या पीएफआई से 100 करोड़ और मोर है. सो से फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछ ले कि सेक्रेटरियल ऑडिट इज आल्सो एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, तो आप लोग लिख के आ जाओगे नो 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 नो. पढ़ा है, ध्यान से बोलोगे. लिस्टेड और पब्लिक कंपनी पे होता है सर, बहुत बार पढ़ा है, तो ध्यान से लिखिएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से इट इज नाउ ऑन every company having a loan outstanding exceeding or 100 crore or more, right? So that means extension of secretarial audit. सर ये भी कर ली सर, बहुत अच्छा, मतलब इतनी इजी सी अमेंडमेंट है सर, आप जो बता रहे हो डर ही नहीं लग रहा है. पहला था रिलेटेड टू द बोर्ड कंपोजिशन, सेकंड टू द सेक्रेटरियल ऑडिट, थर्ड है कुछ सीएसआर रिलेटेड प्रोविजन. क्या है सीएसआर रिलेटेड? अगर आप देखोगे आपके सप्लीमेंट मैट में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है. अभी जब कोविड हुआ ना, तो बेसिकली हुआ क्या, गवर्नमेंट ने बोला, एक आप जानते होंगे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे फंड बनाया, पीएम केयर्स फंड, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड्स, पीएम केयर्स फंड. और उसके ऐड भी आए थे, याद होगा ना, लॉकडाउन में सभी घर पे बैठ के देखे ही होंगे. समझ गए? पीएम केयर्स फंड का हर सीरियल के बीच में भी ऐड आता था, और जो हम लोग के लिए सीरियल्स भी चलाए गए उन बीच में भी पीएम केयर्स फंड के लिए ऐड आता था. नीचे बॉटम में टैगलाइन भी चलता था, पीएम केयर फंड्स में डोनेट करिए. सो वो पीएम केयर फंड्स को इंक्लूड कर लिया किसमें? Schedule 7 में. That has been included and basically it was relating to the COVID आने के समय ये फंड बनाया और इसमें इंक्लूड कर लिया गया. तो सर ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा फंड में है. फंड से कहाँ गया सर? फंड से सीएसआर में लगा, मतलब कोविड वगैरह के लिए गवर्नमेंट खर्चा किया, इतने सारे बैड वगैरह बने नहीं, आप लोग के लिए जो किया. सो दैट हैज बीन ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ सीएसआर. सर एक और चेंजेस लग रहा है आप दिखा रहे हो. एक और चेंजेस ये है, अभी तक ये था कि कोई भी मेजर्स अगर आप लोग बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उनकी वार विडोज के लिए, या फिर देयर डिपेंडेंट या सेंट्रल आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, ये सब अब इंक्लूडिंग देयर डिपेंडेंट इंक्लूडिंग विडोज मीन्स अगर उनके डिपेंडेंट्स वगैरह में विडो हैं तो दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लाइक सीएसआर एक्टिविटी, अगर आप उनके कुछ भले के लिए करते हो. तो दैट नाउ शेड्यूल 7 मीन्स again June is extended, like secretarial audit is extended, schedule 7 June is extended. अब वो आपके पीएम केयर्स फंड, वार विडोज वगैरह, विडोज में इन लोगों को सबको कवर करता है फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर. इसी में हम कुछ पढ़ा दे जो आपके सप्लीमेंट्री मैट में अभी नहीं लिखा है, बट आपको जान के रखना जरूरी है. जब पीएम केयर्स फंड को सीएसआर में इंक्लूड किया गया उसी समय एक और क्लैरिटी आया. सर वो क्या क्लैरिटी आया? वो क्लैरिटी ये आया कि अगर आप सीएम रिलीफ फंड में देते हो या स्टेट रिलीफ फंड में देते हो फॉर कोविड-19 इज नॉट सीएसआर. सर इसमें इंफेसाइज क्यों किया आप? जानबूझ के दोनों क्यों हाईलाइट किए? क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देगा, अ कंपनी XYZ लिमिटेड ड्यू टू कोविड पेंडेमिक विच हैज अ वाइडन इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, द कंपनी डिसाइडेड दैट in view of the COVID-19 pandemic and its catastrophic effect, the company decided to contribute around rupees 3 crore, 4 crore towards the state relief fund for COVID-19. वो भी लिख देगा.
आप लोग बस पूरा गांव देख के खुश हो, ये तो स्टेट रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 ही लिख दिया है, हो ही गया, ये तो सीएसआर ही हो गया, ये तो सीएसआर ही हो गया। नहीं, अगर स्टेट रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 है और सीएम से रिलीफ फंड है, दे आर नॉट क्वालिफाइंग एज अ सीएसआर। लिख लीजिए अभी, प्लीज लिखिए आप लोग इस बात को ध्यान से कि सीएम रिलीफ फंड और स्टेट रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 इज नॉट सीएसआर एट ऑल, राइट? पीएम केयर फंड, यस इट इज सीएसआर। तो सर स्टेट और स्टेट में कुछ देना चाहें तो सीएम हम स्टेट में देना चाहते हैं सर, स्टेट के लिए बोला अगर डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड बढ़ता है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड बनता है तो उसमें दे सकते हो। तो जिस जिस स्टेट में देखे होंगे आप, महाराष्ट्र वगैरह ने फटाफट सबने डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड बनाया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बने तो उसमें दे दो, वो सीएसआर है, बोला रिलीफ फंड में नहीं, राइट? सब अब क्लियर हो गया, शेड्यूल 7 भी क्लियर हो गया, तो शेड्यूल 7 भी क्लियर। नाउ द थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन चेंजेस रिलेटिंग टू द एसओपी। एक आप देखोगे अपने स्टडी मैट में दिया है एसओपी से रिलेटेड चेंजेस। क्या है वो एसओपी से रिलेटेड चेंजेस? एसओपी से रिलेटेड चेंजेस ये है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ सेबी। जनरली सेबी एलओडीआर में आपने रेगुलेशंस देखे होंगे, बहुत सारे रेगुलेशन है सेबी एलओडीआर में, राइट? उन सारे रेगुलेशंस को आप नॉन कंप्लायंस करो तो जनरली क्या है, यस ऑब्वियसली द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हैज अ डिफरेंट प्रोविजन टू टेक पेनल मेजर्स अगेंस्ट यू, वो तो है ही। उसके अलावा क्या किया, सेबी ने एसओपी प्रिस्क्राइब किया, उसने पहले ये 2018 में इनिशिएट किया। कब किया? 2018 में। लेटर ऑन सेबी ने कहा 2020 में कि एक स्टैंडर्डाइज एसओपी आए और उस एसओपी में क्या हो, एक पेनल्टी लगाई जाए, मतलब फॉर दिस सेक्शन, फॉर दिस सेक्शन, फॉर दिस सेक्शन, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव कम आउट विद द सर्कुलर। ये सर्कुलर देखिए यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस सर्कुलर की खासियत क्या है, इनमें पेनल्टी पर डेज हो गई। इनके दो एक्शंस है, बोलता है टेक एक्शन एज पर एनेक्सर 1 एंड देन एसओपी फॉर सस्पेंशन ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग एज पर एनेक्सर 2। मतलब बोला पहले पैसे से पेनल्टी लगाओ, पैसे से पेनल्टी लगाने के बाद साथ साथ उनको बोलो कि आपके प्रमोटर के शेयर्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। फ्रीज समझते हो? फ्रीज सर, फ्रीज से याद आया सर, ठंडा पानी पीना मना है अभी, वो फ्रीज नहीं, फ्रोजन, मतलब शेयर्स फ्रीज हो गए, ट्रेड नहीं होगा आप शेयर्स, राइट? मतलब नो ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ प्रमोटर्स। आप सोचिए क्या हालत होगी उस कंपनी की। तो बोथ दिस एक्शन विल बी इनिशिएटेड बाय whom? बाय सेबी। So that is why the stock exchange will take immediately issue the notice. सेबी ने सर्कुलर लाया है, बट करेगा कौन? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज तुरंत आपको सर्कुलर देगा, बोलेगा कि इतना पेनल्टी है, जमा करो, नहीं जमा किए हम आपका शेयर सस्पेंड कर रहे हैं, भूल जाओ, राइट? डिफरेंट रेगुलेशन के डिफरेंट पेनल्टी है। से फॉर एग्जांपल देखिए, आपने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया रेगुलेशन 6 में, 1000 रुपीज पर डे। सपोज करिए आपने आरटीए नहीं अपॉइंट किया, 1000 रुपीज पर डे। सो दीज आर द पेनल्टी पर डे। वैसे ही अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी भी है पर डे के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिजल्ट सबमिट नहीं किया टाइमली, राइट? क्वार्टरली रिजल्ट्स होता है ना स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना, मैंने बताया था, याद है कुछ प्रीवियस वीडियोस में? यू नीड टू सबमिट द फाइनेंशियल रिजल्ट। आप वो रिजल्ट सबमिट नहीं किए, 5000 रुपीज पर डे। आप सोचिए, मतलब 10 दिन रिजल्ट डिले हो गया, 50,000। तो बोला ये तो लगाओ, इसके अलावा ये रेगुलेशन वाइज है, तो ये आप लोग प्लीज एक रैंडमली देख के रखिएगा पर डेज, कुछ के, लाइक 2-3 के बस लिख के रखिए, बहुत है पेनल्टी। देन दे हैव अनदर एनेक्सर 2 which says very clearly SOP for freezing the shares. They are saying that if criteria for suspension of trading, if the company fails to comply with this regulation for 2 consecutive quarters, मतलब बहुत सारे रेगुलेशन 27, 17, 18 विथ रिस्पेक्ट टू द ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन, बोला ये सब डिफॉल्ट हो तो बोला सस्पेंड कर दो ट्रेडिंग को। मतलब गए शेयर्स, ट्रेडिंग नहीं हो गए, बंद हो गए शेयर्स, तो जेड कैटेगरी मूव हुए, ट्रेडिंग भी बंद हो गया। आप समझ लो पूरा मार्केट में हल्ला हो जाएगा, राइट? सो दीज आर द रीजन दे वांटेड टू मेक द कंपनी कंप्लायंट। सो दिस इज रिलेटिंग टू द एसओपी। तो सेबी ने भी क्या किया है, इस पे एसओपी ले आया। So this SOP forms a part of it. अभी कोविड के चलते ये SOP has become implemented from the 1st of July, right? Because of the COVID.
Otherwise, there was a plan to implement the SOP by the 1st April itself. The company, the SEBI was having that firm view to implement it as of, because उन्होंने 22 जनवरी 2018 के बाद लाया, and they have started कि जैसे ही 31st मार्च का पीरियड एंडिंग हो, it will come into force, right? But now it is in force. अब force में आ चुका है. जो डेफर था, डेफरमेंट पीरियड गया. सो दिस इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द पेनल्टी एंड द शेयर ट्रेडिंग. देन कुछ चेंजेस है जो रिलेटिंग टू गवर्नेंस है. सर गवर्नेंस से रिलेटेड क्या चेंजेस है? गवर्नेंस से रिलेटेड चेंज है, आपने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत सारे कोड हैं, जिसमें से एक कोड है यूके स्टूवर्डशिप कोड. सर ये क्या होता है स्टूवर्डशिप कोड? मींस स्टूवर्डशिप कोड इज बेसिकली, मैं आपको एक आइडिया दे दूं, that it is basically developed by FRC in UK. सर FRC क्या होता है? नया नया बात बता रहे हैं. FRC is a Financial Reporting Councils. ये क्या है सर? ये यूके की काउंसिल है which has derived this code. ये कोड वैसे तो एग्जिस्ट कर रहा बहुत पहले से ही, एंड 2010 में उसका रिवीजन हुआ, फिर उसके बाद 12 में भी फर्दर अमेंडमेंट हुआ. आफ्टर द 12, द 20 इज द कोड जो कि पूरा रॉबस्ट चेंज लेके आया. सर ऐसा क्या चेंजेस है स्टूवर्डशिप कोड में? इसमें 12 प्रिंसिपल्स हैं. सर ये 12 प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे? नहीं, पढ़ने से पहले समझिए स्टूवर्डशिप होता क्या है. बेसिकली आप लोग जानते होंगे ना, हमारी छोटी छोटी कंपनी होती है, जैसे आप लोग में क्यूरियोसिटी आ रही है कि छोटी छोटी कंपनी होती है, उनमें छोटी छोटी कंपनी नहीं, कंपनी होती है, उसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं. उन छोटे छोटे इन्वेस्टरों के साथ कुछ कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIs, म्यूचुअल फंड, राइट? ऐसे बड़े बड़े ICICI, IFCI, ये सब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको बोलते हैं. तो यूके में क्या कोड है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बोलता है कि आप जब पैसा वैसा लगा रहे हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो लाइक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास पैसा कहां से आता है? कई बार आइडिया आता होगा ना आप लोग के दिमाग में कि ये लोग इतने पैसा कहां से लगाते हैं. ये लोग पैसा लेते हैं मार्केट से. जैसे म्यूचुअल फंड, हम लोग म्यूचुअल फंड की यूनिट लेते हैं, बट म्यूचुअल फंड वाले लोग क्या करते हैं? हम लोगों से लेके पैसा वो लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से रिटर्न कमा के हम लोग को वापस देते हैं, ताकि हम लोग खुश हो जाएं, स्माइल करें कि मिल गया, पैसा मिल गया. सो वही कंसेप्ट है. सो द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस कोड, यूके स्टूवर्डशिप कोड यूके में. क्यों? क्योंकि बोलता है ये गांव का पैसा है, तो इसको आप सुरक्षित रखें. You need to keep in a safe custody. You need to give a good return on this investment. So you have to act in accordance with the some principles. There are 12 principles. और वहां पर asset owners and manager, इन लोगों को बोला जाता है signatories. तो जहां जहां वर्ड signatories देखोगे इस पूरे कोड में, समझ जाइएगा, this word signatory means asset manager and owners, जो लोग institutional investor बने हुए हैं, right? तो पहला बात तो 2020 में ये रिवर्स चेंज हुआ कि नाउ इट इज एप्लीकेबल टू एसेट ओनर्स एंड मैनेजर्स एज वेल. अर्लियर द वर्ड वाज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. नाउ जो एसेट ओनर मतलब जिसने पैसा लगाया है, लेके अपना भी लगाया साथ में, वो भी होगा एसेट ओनर. एसेट मैनेजर मतलब जो ओवरऑल रिव्यू कर रहा है सिस्टम को, मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट को, वो भी. दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस 12 प्रिंसिपल्स. सर ये मैंडेटरी है? नहीं, ये अप्लाई एंड एक्सप्लेन बेसिस पे काम करता है. सर ये अप्लाई एंड एक्सप्लेन बेसिस क्या हुआ? अप्लाई एंड एक्सप्लेन बेसिस हुआ दैट ईदर अप्लाई और एक्सप्लेन. दैट मींस अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तो एक्सप्लेन करिए रीजन कि नहीं फॉलो कर रहे हो. जैसे अगर आपको अपना कंपनी एक्ट का एक सेक्शन याद है 135, हाँ एकदम राइट, आपको ठीक याद आया, CSR, राइट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सेक्शन 135 क्या बोलता है? CSR, इफ यू डू नॉट स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, then explain in your director's report. That means it's not mandatory to comply. आप एक्सप्लेन कर दो. So apply and explain. So अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, नहीं अप्लाई कर रहे हो तो एक्सप्लेन कर दीजिए, राइट? सो ये 12 प्रिंसिपल्स है. सब प्रिंसिपल्स में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है. ये बातें मैं एक बार आप लोग के लिए कन्वीनियंस के लिए रीड कर दे रहा हूं, बट अदरवाइज जरूरत नहीं है. क्या बोलता है? सिग्नेटरीज का कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मतलब एसेट मैनेजमेंट और ओनर्स की कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म वैल्यू मिले क्लाइंट को.
प्रिंसिपल 2 बोलता है सिग्नेटरीज को सपोर्ट करना चाहिए स्टूवर्डशिप को. स्टूवर्डशिप मीन्स मॉनिटरिंग, तो वो उस मॉनिटरिंग को सपोर्ट करे. थर्ड बोलता है सिग्नेटरीज मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो दैट मीन्स अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा हो तो उसको अवॉइड करे एसेट मैनेजर वगैरह. सिग्नेटरीज रिस्पॉन्ड टू द मार्केट विद अ वेल फंक्शनिंग सिस्टम, मतलब उसका खुद का सिस्टम बहुत बढ़िया, वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, सो दैट रिस्क वगैरह कहीं नहीं हो. वो अपने पॉलिसी को पीरियोडिकली रिव्यू करे. वो अकाउंटेबिलिटी रखे क्लाइंट वगैरह का, मतलब क्लाइंट की नीड को जाने, क्लाइंट की बेनिफिशियरी को नीड को जाने. फिर आप सभी जानते हो जैसा कि देयर इज अ कंसेप्ट यूके वगैरह में, दे मोस्टली फोकस ऑन 3 इशू ESG. हम लोग यहाँ ECG में सब खुशे रहते हैं, यहाँ ESG एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इशू बोलते हैं. इन तीनों चीजों पर अपना नेक्सस रखे, दैट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ इट. होल्ड टू अकाउंट मैनेजर, दैट मीन्स अगर उन लोग से गलती हुई तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए, मीन्स मेकिंग द पर्सन रिस्पॉन्सिबल. और ओनरशिप. इनहैंस द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जो इन्वेस्टमेंट हो उसकी वैल्यू इनहैंस करे. कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट वगैरह करे, मीन्स कहीं पर और कुछ नए टाई अप करें, नए पार्टनर्स एक्सप्लोर करें, सो दैट गुड रिटर्न हो. एस्केलेट स्टूवर्डशिप, मीन्स प्रमोट तो करता ही स्टूवर्डशिप को, एस्केलेट भी करे, so that more and more ownership develop हो, more and more monitoring develop हो. That is what the stewardship is. Last principle is that उनके right and responsibility को properly exercise करें. सारा ज्ञान है सर. सुनिए ना सर, हम लोग इतना बड़ा पढ़ लिए ना सर, जो आप बोले बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद सर हम लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअल में स्टूवर्डशिप है क्या. तो मैं बोलता हूं आप वर्ड अगर याद रखोगे तो सब याद हो जाएगा. STEWARDSHIP. S is a strategy. अगर आप देख रहे होंगे, मैं एक बार रुको स्क्रीन पे सब मिटा दूं ताकि आपको देखने में बहुत कन्वीनियंट हो, समझ में आए. नहीं तो आपको लगेगा कि सर ये तो बड़ा मसाला खिचड़ी की तरह सर्व कर रहे हो, राइट? ऐसा फीलिंग आ जाएगा. नहीं सर आएगा नहीं, आप करो ना सर. नहीं एक बार कर देता हूं, फिर आप देखिए. राइट अब देखिए, S is the strategy. There should be a strategy, right? T is the taking accountability, means taking account of the client. Take account of the client. E is the escalation of stewardship. एकदम लास्ट में अगर आप जाओगे, escalation of stewardship. बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा, देखिएगा. W is the well functioning financial system, that is W. A is the assets, enhance the value of assets, principle 9. R is the resource, R is the right and responsibility. याद रखिए, R is the right and responsibility, that is principle number 12. राइट. डी इज द डायरेक्ट नेक्सस. ये याद रखिएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा. डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन ESG, ये जो प्रिंसिपल नंबर 7 है, तो ये हो गया डी. देन अगेन S इज द सपोर्ट स्टूवर्डशिप, प्रिंसिपल 2. H इज होल्ड टू अकाउंट मैनेजर, प्रिंसिपल 8. I is the conflict of interest, principle 3, and P is the policy review, principle 5. Right? अब लास्ट में collaborative arrangement, that is principle number, C stands for code, and the collaborative arrangement, that is principle number 10. तो अब याद रहेगा कितना इजी. स्टूवर्डशिप इसी वर्ड में ही है, मतलब मैं क्लास में अगर सोच रहे हो, मतलब इन्विजिलेटर के सामने ही बोल पाओगे. ऐसे ही पूछ लोगे वो स्टूवर्डशिप आया है ना, वो स्टूवर्डशिप लिखा ना वहां पर, बस इतना बोलोगे उसको समझ में आ जाएगी, आंसर भी स्टूवर्डशिप ही होगा, अगर ऑब्वियसली आप ये वीडियो सुन रहे तो. S इज द स्ट्रैटेजी, T इज द टेक अकाउंट ऑफ द क्लाइंट नीड्स, E इज द एस्केलेट स्टूवर्डशिप, W इज द वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, A इज द एसेट्स वैल्यू, R इज द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
D is the direct nexus between ESG, environmental, social and governance. फिर से S जो है वो है support stewardship. H is to hold to account manager. I is the conflict of interest. P is the policy review. And फिर लास्ट में देखिए कोड का C, that is a collaborative arrangement. तो एकदम याद हो गया सर, ये तो बहुत इजी वे से याद हो गया सर, मतलब तो भूलेंगे नहीं है ऑब्वियसली, स्टूवर्डशिप हम लोग को भूलना ही नहीं है, मतलब आ जाए तो एग्जाम में पूरा एकदम मतलब फुल में फुल आना चाहिए, राइट? बल्कि उनको पूरा याद हो कि भाई 12 के 12 प्रिंसिपल आपने कैसे लिख दिया, हाउ इज इट पॉसिबल? सिमिलरली ये था अभी जो हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़े, दैट वेर फॉर दिस ओनर्स, एसेट ओनर्स एंड एसेट मैनेजर. Similarly, they have prescribed some principles for the सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वहां पर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस टाइप की, उन लोग के लिए भी स्टूवर्डशिप है. जो इन्वेस्टर्स में ये सब में सर्विस देते हैं उन लोग के लिए क्या क्या है, देखिए एस रहेगा, राइट? देन उनके लिए सपोर्ट मीन्स इफेक्टिव स्टूवर्डशिप, सपोर्ट स्टूवर्डशिप एस. देन देयर इज अ conflict of interest I, so SSI. Then there is a well functioning financial system, then there is a direct nexus, and then there is a policy review. तो SSIW IWDP ये याद रखिएगा, ये याद रखना पड़ेगा, बड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें 6 प्रिंसिपल्स कॉमन है और कुछ नहीं है. मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, एसेट्स ओनर और मैनेजर्स के 12 प्रिंसिपल्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर के देयर आर 6 प्रिंसिपल्स. सो उन 6 में 6 चले गए, 6 रह गए, तो जो रह गए वो ये है SSI WDP, राइट? याद रखिएगा, कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा और अगर कुछ नहीं हो तो आप लोग जानते हो 12 में से कोई भी काटे 6 लिख देना, ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग, राइट? ऐसा हम एनकरेज नहीं करते बिकॉज यू नीड टू राइट 6 प्रिंसिपल्स फॉर द सर्विस प्रोवाइडर. याद रखिएगा इनके 6 हैं. जोश में आके ये नहीं कि सर क्वेश्चन 12 मार्क्स का आया था सर, तो हम लोग सोचे कम से कम 12 तो लिख के आए सर्विस प्रोवाइडर के लिए, बिल्कुल नहीं, 6 ही लिखेंगे, राइट? और एसेट ओनर्स और मैनेजमेंट के 12 प्रिंसिपल्स है. सर इतना सही था, बस ये हम लोग तो स्टूवर्डशिप कोड देख के डर रहे थे. हाँ, डरना मना है. उसी के अलावा एक और आया है कि हम लोग यहां पर इन इंडिया वी ऑल्सो फॉलो फॉर द इंश्योरेंस कंपनी देयर इज अ कोड फॉर द IRDAI एटसेट्रा, देयर इज अ स्टूवर्डशिप कोड. तो IRDAI भी हम लोग का फॉलो करता है स्टूवर्डशिप कोड को. वो क्या बोलता है कि स्टूवर्डशिप के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, राइट? एंड ये कोड्स को इंप्लीमेंट करो. दिस पॉलिसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी. इट इज फॉर द बेसिकली फॉर द इंश्योरेंस कंपनी विच आर इन्वेस्टिंग इन दी लिस्टेड कंपनी. क्योंकि आप देखोगे जनरली इन्वेस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज के इन्वेस्टमेंट होते हैं लिस्टेड में, लाइक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट? इन सबके इन्वेस्टमेंट हर बड़ी बड़ी कंपनियों में मिलेंगे. तो इन लोग को बोला आप लोग भी प्रिंसिपल अडॉप्ट करो बिकॉज यू आर लाइक अ बिग इन्वेस्टर. सो दिस इज इन इंडिया, IRDAI हैज अडॉप्टेड. क्या है उसमें प्रिंसिपल्स? बहुत सिंपल, हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स याद रखें, इनके कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है. अनलाइक UK stewardship, don't think that there are 12 or 6 principles. यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब किया ऐसे ही नॉर्मली कि दिस प्रिंसिपल यू शुड इनकरेज. पहला क्या बोला, आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि आप कैसे स्टूवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करोगे और इस पॉलिसी को पब्लिकली डिस्क्लोज करिए. तो फर्स्ट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी. सेकेंड इज सेज कि वो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो दैट मीन्स अगर आप देखो पॉलिसी देन इंटरेस्ट, right? Then they said monitor where you are investing and no intervention at all. There should not be any intervention. Then they are saying you should also have a collaboration with the other institutional investors. Then they are saying you should have a voting, clear policy on the voting, right? And then lastly they says that your report should be prepared periodically. So आप अगर देखो तो सिंपली मैं इसको बोलता हूं याद करने का तरीका, IIPM एक इंस्टीट्यूट का भी नाम है ना, CV. अगर इतनी याद रखो रिपोर्ट तो ऐसा याद रख लो, राइट? कि हम अपना CV प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज हम अप्लाई कर रहे हैं IIPM में, करेक्ट? अब कैसे याद रखोगे? IIPM
I is avoid interest, conflict of interest. I is you shouldn't have intervention. Point number 4 means आप अगर कुछ हो रहा है रेगुलर इंटरवेंशन करना, मतलब यहां मत समझिएगा, सुनिए, मतलब थोड़ा सा डिटेल में बता देना अंदर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो अपने सबको पता है, मैनेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बट इंटरवेंशन जो है बोला वो ज्यादा रखो, ताकि आप डे टू डे कंपनी के बारे में जानो, घुसो उस कंपनी के अंदर तक, पता करो क्या हो रहा है। तो दैट मीन्स कीप योर इंटरवेंशन अलाइव, राइट। देन पी इज द पॉलिसी फॉर्मेशन, कि हमने पॉलिसी बना ली, दैट इज पी सिंपली। सो पॉलिसी फॉर्मेशन इज अ पी। एम इज उसको बना भी लिया तो मॉनिटर भी करो, मॉनिटरिंग द पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। देन सी इज वी जस्ट कंप्लीटेड कोलैबोरेशन। आप लोग भी कोलैबोरेट करो, नहीं कोलैबोरेट करोगे तो पता कैसे चलेगा। एंड देन वी इज वोटिंग राइट पे पॉलिसी हो कि हमारा क्या वोटिंग राइट होगा इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह का, राइट। एंड फाइनली आर इज द रिपोर्ट। सो ये भी याद हो गया इंश्योरेंस कोड के लिए। तो अब अगर एग्जाम में ये अमेंडमेंट से उठा के यहां से दोनों से कुछ भी पूछ ले, सर हम लोग बहुत बढ़िया से लिख लेंगे। स्टूवर्डशिप कोड का आपने शॉर्टकट बता ही दिया, स्टूवर्डशिप में ही छुपा हुआ है, और यहां भी बता दिया आपने पढ़ने के लिए कि IIM-PM में CV भेजो। दैट्स सो सिंपल, राइट। So basically with this you complete the amendments of the chapter called governance, right। आपका पहला चैप्टर ही है, that all the amendments will be cleared with this। आप देखोगे मैंने स्लाइड में जितने भी रन किए आपके सारे मैथ से ही किए। सो दिस फिनिश आर अमेंडमेंट्स। अब इसके अलावा भी आई विल रिक्वेस्ट कि आप जैसे बोर्ड वगैरह के जो चेंजेस है गवर्नेंस और एथिक्स के लिए, मैं बोलूंगा कि हमारी प्रीवियस वीडियो क्लासेस को भी रेफर करें। लाइक से फॉर एग्जांपल सेबी हैज मैंडेटेड अंडर द LODR दैट 120 डेज का जो गैप पीरियड होता है ना बोर्ड मीटिंग में, दो बोर्ड मीटिंग के बीच में, वो बोला 31 जुलाई तक वो नहीं गिना जाएगा। मतलब अगर आप अब कोई मीटिंग कर रहे हो, बिकॉज कोविड आ गया ना, कोरोना, तो लोग मिले नहीं, मीटिंग नहीं हुई, तो बोला कोई बात नहीं, जी लो अपनी जिंदगी। बोला 31 जुलाई तक जो भी मीटिंग होल्ड करते हो उसके लिए वो जो गैप होता है वो 120 डेज का नहीं गिनेगा। तो वैसे अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट कुछ आपने सुने होंगे, कमेटी की मीटिंग मैंडेटरी होती है वंस इन ईयर, लाइक नॉमिनेशन रेमिनेशन कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीटिंग, वो सब वंस होनी बहुत जरूरी है। तो वो बोला कि सिंस लॉकडाउन हो गया 22 मार्च ऑनवर्ड्स, वो सब इम्पोज हो गए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, तो बोला कैसे मीटिंग होगी। तो उन केसेस में उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दिया और 30 जून तक ले गया। बोला 30 जून तक एक मीटिंग कर लो, दैट्स गुड इनफ, राइट। सो दैट वाज द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड बाय द CB। सो आप इन क्लासेस को भी इसके साथ जरूर पढ़ें, सो दैट यू विल बी मोर अपडेटेड, यू विल बी एबल टू राइट इन एग्जाम प्रॉपरली। But we restricted it to the supplementary mat which is provided by the institute for December 2020 exam. So this completes the amendment of supplementary mat relating to the governance, risk management, compliance and ethics chapter. That's it. Thank you.